मैं राकेश कोचर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं देखता हूं कि हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, ये कितनी ट्रांसमिट कर सकते हैं मैक्सिमम। भाई ये आपकी एक पुली है और ये आपकी दूसरी पुली है। आपने बेल्ट लगा ली साहब, बहुत अच्छा किया सर आपने, ठीक है। अब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो। अब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो ये मैक्सिमम कितनी ट्रांसमिट कर सकते हो आप, हम वो देखते हैं। अब हमने देख रखा है साहब, ये टाइट साइड है, इसमें इसको मैं सॉरी ऐसे बना देता हूँ, T1 T2, ठीक है ना। ये मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर, और ये मेरी क्या है, ड्रिवन पुली है, ये है ड्रिवन पुली है। तो मैं पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम देखता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ साहब, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन स्मीटेड, की वैल्यू कितनी हो सकती है, अधिकतम शक्ति पारेषण का मान कितना हो सकता है। देखो पहले तो पावर ट्रांसमिट कितनी हो सकती है वो देखो। मैं कितना जानता हूँ इसमें, T1 माइनस T2 इंटू V, इतना मैं जानता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें से T1 कॉमन ले लेता हूँ और T2 अपॉन T1 इंटू T1 इंटू V, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मेरे पास, मुझे पता था T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी होती, e की पावर म्यू थीटा, ये जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर T2 अपॉन T1 लिखूँ, यहाँ पे T2 अपॉन T1 है ना उल्टा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर म्यू थीटा आ जाएगा इंटू V, ठीक है। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, नहीं आई। तो मैंने क्या किया, इसी सूत्र को थोड़ा इस फॉर्म में दिया। अब आप देखो ये वाला सूत्र है ना, ये 1 माइनस ई भी कॉन्स्टेंट है, म्यू भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, और थीटा भी एक फिक्स एंगल है, तो ये भी एक अल्टीमेटली कांस्टेंट है। कांस्टेंट में से कांस्टेंट किया तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको एक नाम दे देता हूं मैं, कांस्टेंट के इंटू T1 इंटू V। तो मेरी जो पावर ट्रांसमिटेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, P बराबर एक कांस्टेंट T1 V। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो कि इसमें अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन थी उसको पिक्चर में ले लूं, तो क्या होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को पिक्चर में लेने के लिए, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को पिक्चर में लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा TC आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरा TC आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बात और देखो, ये T1 अपॉन T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा, ये रिजल्ट था, इसके साथ एक अजम्पशन भी जुड़ा हुआ था। इसके साथ क्या अजम्पशन जुड़ा हुआ था, ये रिजल्ट तब है जब मेरी बेल्ट क्या हो, ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिप हो, फिसलन बिंदु पर काम कर रही हो, मतलब थोड़ा सा भी टेंशनों में और अंतर अधिक हुआ तो ये फिसल जाएंगी, बिल्कुल लिमिटिंग पॉइंट पर काम कर रही हो। तो जैसे ही मैंने उस रिजल्ट को यहाँ पे यूज किया, इसके साथ भी तो वो अजम्पशन जुड़ गया ना। तो जो ये मैं मैक्सिमम पावर का जो डेरिवेशन कर रहा हूँ या हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसमें एक अजम्पशन आ चुका है। वो अजम्पशन क्या है कि मेरा जो बेल्ट है वो पॉइंट ऑफ स्लिप पर है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब TC में मैं जानता हूं कि, अब देखो, अब मैं दूसरा अजम्पशन लेता हूं। अब इन दोनों साइड में, टाइट साइड में और ढीली साइड में अधिक तनाव किस पे होगा साहब, अधिक तनाव होगा सर मेरी टाइट साइड पे। इस पे ज्यादा टेंशन काम करेगी, ढीली साइड पे उतनी थोड़ी ना टेंशन काम करेगी। अब मैं इसको कब तक खींच सकता हूँ, मैं इसको तब तक खींच सकता हूँ इस पट्टे पे, इस टेंशन की वैल्यू तब तक बढ़ा सकता हूँ जब तक ये परमिसिबल लिमिट तक हो। मतलब देखो मेरे पास सपोज दे रखा है कि ये पट्टा ना, आप ये पट्टा डिजाइन है, जब तक आप इस पे एक तरफ 500 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना, तब तक तो ये टूटेगा नहीं। मतलब मैं इस जो T1 या अधिकतम, ये T मैक्सिमम वाली साइड है मेरी, इसको खींचूं और इसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाऊं। इसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाऊंगा तो उससे मेरा क्या होगा, उससे मेरा ये पट्टा टूटेगा नहीं और ये घूमता रहेगा चक्का। ये बात मुझे समझ में आती है। अब ये चक्का घूमता रहेगा। तो अब दूसरा अजम्पशन, अगर मैं जो मैक्सिमम है इसको मैं T मैक्सिमम तक ले जाऊं, किसको, T1 प्लस TC को T मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तक ले जाऊं, तो क्या होगा। ये एक अजम्पशन ले लिया। अब दूसरा अजम्पशन, मैं बोलता जा रहा हूं, अजम्पशन लिख नहीं रहा, ठीक है। अब इधर दूसरी गणना कर लेते हैं हम। देखो अब मैं वो ले लिया मैंने। अब हम जानते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो कितना ले लिया मैंने, K T1 इंटू V। अब यहां से T1 की वैल्यू निकालना जरा, T मैक्स बराबर T1 प्लस TC। तो मैं कह सकता हूं कि T1 बराबर T मैक्स माइनस TC, ये कह सकता हूँ। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखिए कितना आएगा पावर आएगा मेरे पास, ब्लैक पेन ही यूज करते, पावर बराबर K T मैक्स माइनस TC इंटू V। मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये T1 की जगह पे ये T1 की वैल्यू लिख दी जब मैंने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी कंसीडर किया है। इसको सॉल्व करते हैं जरा, KT
मैक्स इंटू वी माइनस के टी सी इंटू वी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी हमने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन आती है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, उसका मान हमने निकाला था और उसका मान क्या आया था, मैंने बोला था, आप ध्यान रखना, उसका मान आया था mv²। वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो यह आएगा के टी मैक्स इंटू वी माइनस के mv² लिख दो, तो mv² और एक v ये है, यहाँ पे कितना आ जाएगा mv³। ये मेरे पास पावर का एक फॉर्मूला निकल के आ गया। रटना नहीं है, मैं डब्बा क्यों बना रहा हूँ उसके लिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले पे देखना, इस फॉर्मूले में के क्या है, एक कांस्टेंट है, मैं पहले ही आपसे बात कर चुका, के की वैल्यू में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। टी मैक्स, जो टी मैक्स क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। पट्टा जिसके लिए डिजाइन है कि 500 न्यूटन तक का टेंशन ले सकता है, 400 न्यूटन तक का, 1000 न्यूटन तक का, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। वी क्या है, पट्टे की वेलोसिटी है, पट्टा किस गति से चल रहा है, तो ये पट्टा स्लो भी चल सकता है, पट्टा तेज भी चल सकता है, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, आगे आते हैं, ये के कांस्टेंट है। एम तो पट्टे का प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, ये भी तो कांस्टेंट है कि भाई पट्टे की 1 मीटर की लंबाई 2 किलो की है, 3 किलो की, 2.5 किलो की, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। वी क्या है, फिर से वेरिएबल वैल्यू, मतलब जो पावर है उसके फॉर्मूले में केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, वो क्या है, वी। बाकी सब तो कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि जब किसी प्रकार का, इस प्रकार का हमको कोई समीकरण मिलती है, उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज वेरी कर रही होती है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन करके उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, मैक्सिमम पावर के लिए तो मैं क्या सीख सकता हूं इसमें, 4p मैक्स, मैक्सिमम पावर के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसका अवकलन कर रहा हूं, किसके सापेक्ष, वेलोसिटी के सापेक्ष, उसको क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, मेरा काम हो गया। ठीक है, अब करो साहब 0, इसका अवकलन करेंगे हम। ठीक है ना, तो d क्या करना है हमको, अवकलन के टी मैक्स इंटू वी माइनस के mv³ अपॉन dv बराबर 0। देखिए करना अवकलन, इसमें केवल v की एक ही पावर है, तो एक का अवकलन उस v के सापेक्ष अवकलन 1 आ जाएगा, तो इधर क्या आ गया, के टी मैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस माइनस v³ का अवकलन कितना होगा, ये तो दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। v³ का अवकलन होगा 3mv², तो ये 3k और m और ये v² बराबर 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे k कॉमन ले लो, t मैक्स माइनस 3mv² बराबर 0। दो चीजों का गुणनफल 0 है, मतलब दोनों में से पक्का कोई एक 0 है। क्या k 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या, ये अंदर वाला ही 0 है, मतलब क्या है, t मैक्स माइनस 3mv² बराबर 0 है। अब ये 0 है, ये 0 है, तो क्या होगा, मैं जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उन्हें मिटाता जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यदि आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप पोस्ट करके या बाद में वीडियो को प्ले करके भी बना सकते हैं, जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ से इस समीकरण का उपयोग करते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। पहला तो मैं इससे कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ से टी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी मैक्स बराबर, इसको उधर ले जाऊँ तो 3mv², और mv² क्या था, mv² मेरा था टीसी, जो मैं टीसी निकाला था उसका मान कितना आया था, mv² आया था, मैंने बताया था आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि टी मैक्स बराबर 3tc, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा टीसी होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी मैक्स अपॉन 3। मतलब जब आपका पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा उस समय सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मान कितना होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/3 होगा। एक तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के समय टीसी की वैल्यू क्या होगी, निम्न में से ऑप्शन दे देगा, तो 1/3 ऑफ टी मैक्स। अब दूसरा, इसी इक्वेशन से एक और रिजल्ट पे आते हैं हम, टी मैक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ 3mv²। यहाँ से मैं उस वेलोसिटी को निकालने जा रहा हूँ जिस वेलोसिटी पर मैं पट्टे को चलाऊं ताकि मेरी मैक्सिमम पावर क्या हो पाए, ट्रांसमिट हो पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको v बराबर, देखो ये t मैक्स, अब ये 3m इधर बटे में आ जाएगा, अपॉन 3m, ये v² था, तो v की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये उस वेलोसिटी की वैल्यू है जिस पर अगर आप पट्टे को चलाओगे तो आपका पट्टा क्या करेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा। तो आपने दो रिजल्ट निकाले कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के समय जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगी उसकी मान कितना होगा, 1/3 ऑफ टी मैक्स, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट टी मैक्स अपॉन 3m। अब एक बात देखो, इस केस में जो मैंने ये दो चीजें निकाली है इसमें दो अजम्पशन जुड़े हुए। एक तो अजम्पशन क्या था कि मेरा जो पट्टा है बिल्कुल
पॉइंट ऑफ स्लिप पर काम कर रहा है, बिल्कुल फिसलन बिंदु पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने T1/T2 बराबर और e⁻ म्यू थीटा वाला रिजल्ट काम में लिया था और ये अजम्पशन उससे जुड़ा हुआ था। और दूसरा अजम्पशन मैंने क्या काम में लिया है, मैंने इसको टी मैक्स किया है। टी मैक्सिमम क्या है कि उस पट्टे के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, जो अलाउएबल लिमिट है, उस लिमिट तक में इस टेंशन को मैंने माना है कि ये चला गया है। तो ये दूसरा अजम्पशन है कि जो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू है वो अलाउएबल जितना भी है, जितने भी, तो वहां तक मेरा पट्टा चला गया है। उन दो अजम्पशन को मानते हुए मैंने ये काम किया है। अब क्या होगा साहब? अब सर हम इस बात से क्या समझें? इस बात से आप इतना समझो कि ये वो वेलोसिटी है जिस पर अगर मैं पट्टे को चलाऊंगा तो मेरा पट्टा क्या करेगा? वेलोसिटी से रन होगा। तो इस शाफ्ट से उस शाफ्ट में मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन हो पाएगा। इसको समझाता हूं, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है? तो ये दो रिजल्ट आए हैं, मैं इस दोनों रिजल्ट को एक बार लिख देता हूं, ठीक है? फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन TC बराबर 1/3 ऑफ Tmax। एक तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, और दूसरा रिजल्ट आपको जो ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? Tmax/3m। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, एक चीज और समझते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बात कर रहा हूँ। ये वाला केस हो चुका है मेरा, इसकी वैल्यूज निकल चुकी है। मेरे पास क्या था, जो T मैक्सिमम था, वो T मैक्सिमम क्या था? T1 + TC, ठीक है? और TC की वैल्यू कितनी है? 1/3 ऑफ Tmax। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? 1/3 ऑफ Tmax। तो मेरा T1 कितना आएगा? मेरा T1 आएगा कि Tmax ये जो था उसमें से 1/3 ऑफ Tmax को घटा दो आप, इतना ही तो आएगा ना। तो मतलब T1 की वैल्यू कितनी आई? 2/3 ऑफ 3max। मतलब क्या? अब मैं जानता हूं कि जो मेरे पास पावर ट्रांसमिट होती है, जो पट्टे के कारण पावर ट्रांसमिट होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है T1 - T2 × V। ये मैं जानता हूं। अब अगर मेरा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पिक्चर में नहीं होता तो जो T1 की वैल्यू है वो अकेली Tmax के बराबर हो सकती थी। भाई मैं बोलूं कि भाई मेरा पट्टा जो है वो 500 न्यूटन तक का टेंशन झेल सकता है, तो मेरा जो T1 है मैं उसको 500 न्यूटन पहुंचा सकता था कि नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब मेरा TC पिक्चर में आया तो TC ने भी थोड़ी टेंशन दे दी, तो मेरा T1 अब अकेला T मैक्सिमम के बराबर नहीं पहुंच सकता, उसमें TC भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? T1 - TC हो जाएगी। तो यहां पर T1 की वैल्यू जो Tmax थी उससे थोड़ी कम हो गई, मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। इसकी वैल्यू कम होने से कारण जो मेरा पावर ट्रांसमिशन था उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? आप समझो यहाँ पे बात को कि भाई एक 5 - 3 करूं और इसकी वैल्यू कम हो गई 4 हो जाए, 4 - 3, तो ये चीज़ मेरी छोटी हो गई ना। ये जो अंतर था उसमें अगर जो धनात्मक अंक है उसका मान गिर गया तो इस संख्या का मान गिर गया। इस संख्या के मान गिरने के कारण जो मेरा पावर ट्रांसमिशन था उसका मान कम हो गया, ठीक है? उसका मान कम हो गया। तो उसका मान कम होने से क्या हो गया? मेरी जो पावर ट्रांसमिशन थी उसका मान घट चुका है। तो अब मैं इसको स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। स्पष्ट शब्दों में कैसे बताता हूँ? मैंने एक बार तो बोला कि मेरा जो पावर ट्रांसमिशन था वो क्या था? T1 - T2 × V, कोई दिक्कत नहीं है। और एक था मेरा पावर ट्रांसमिशन T1 - T2 × V। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है, मैंने पहले आपको एक लाइन बोली थी कि शक्ति पारेषण पर, पावर ट्रांसमिशन पे सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी लाइन में बोल रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है? देखो मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की बात करता हूं। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में क्या आ जाएगा? TC के कारण क्या होगी साहब? TC के कारण T1 की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि T1 अकेला जो Tmax हो सकता था अब 2/3 होगा Tmax का, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। इसकी वैल्यू कम हो गई तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो गई। ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो गई तो Tmax की भी तो वैल्यू कम हो गई ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अधिकतम जो शक्ति पारेषण होता है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण। अब इन दोनों पिक्चरों में यहाँ पे पावर ट्रांसमिट ज़्यादा है, Pmax यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफर हो सकता है और यहाँ पे नहीं। कब? अगर देखो अब ये अब सर बात करेंगे आप कि सर ये TC यहाँ पे आपने कंसीडर नहीं किया और यहाँ पे आप बोल रहे हो कंसीडर कर लो। कैसे? देखो क्या होगा, अगर आपका पट्टे का वेग, मैं दो केस बोल रहा हूँ कि आपको TC पिक्चर में कब आएगा और कब नहीं आएगा।
अगर आपके पट्टे का वेग आमतौर पर 10 मीटर प्रति सेकंड से कम है, इससे कम है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर मत करना। क्यों? क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, वो क्या होता है mv²/r। जितना ज़्यादा v ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। तो v एक निश्चित मान से जब अधिक होता है तो ही वो प्रभावी हो पाता है। तो जब तक आपके पट्टे का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक ना हो तब तक टीसी को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है और किया भी नहीं जाता। लेकिन जब आपके पट्टे की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाएगी तो टीसी का मान एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखने लगता है, तो उसको हमको कंसीडर करना जरूरी है। और उस केस में हमारा क्या हो जाता है, पावर मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या हो जाती है, टीसी से प्रभावित होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर यही वो पट्टा है, यही वो बेल्ट है, और सेम पट्टा और सेम बेल्ट में यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है आपके 100 वाट की पावर ट्रांसमिट हो रही हो। कब? जब आपका पट्टा चल रहा है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से, हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पावर ट्रांसमिट हो रही है 8 मीटर पर सेकंड से, तो ये कैसे होगी? यहाँ पर लाला टेंशन मेरी ज़्यादा हो सकती है, टेंशनों का अंतर मेरा ज़्यादा हो सकता है। और हो सकता है यही आपका जब 80 मीटर पर सेकंड पे चले तो जो पावर ट्रांसमिट है, भले ही पट्टे की क्या हो गई, वेग ज़्यादा हो गया, भले ही पट्टे की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। इधर ऐसे बना देता हूँ मैं, 2 तीर, पट्टा तेज चल रहा है, इधर सिंगल तीर बनाता हूँ, तो इधर जो T1 और इधर जो T2 होएगा, ठीक है ना, तो इन T1 T2 में ये बिल्कुल सेम नहीं होंगे, इनमें अंतर आ सकता है। लेकिन इस केस में आपके TC भी पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि पट्टे का वेग ज़्यादा है तो दोनों तरफ क्या पिक्चर में आ जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी पिक्चर में आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि पट्टे का वेग बढ़ गया तो आपका जो पावर ट्रांसमिशन था वो भी बढ़ जाए कि सर इधर भी तो 1000 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 1000 वाट से। जरूरी नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हमने देखा था उसकी वैल्यू क्या होगी जब, क्योंकि जब टीसी पिक्चर में आता है तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पट्टे की वेलोसिटी बढ़ गई तो आपका पावर भी बढ़ जाए, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन को कौन प्रभावित करता है, आपका टीसी। इसके कारण आपका पावर ट्रांसमिशन कम भी होने लगता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू। तो हो सकता है ये मैक्सिमम हो कम पर और टीसी पिक्चर में लेने पर वो मैक्सिमम से कम चला जाए। ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली तो सिंपल वैल्यू है T1 माइनस T2 और क्या था इंटू V, ठीक है ना। अब जब तक अगर ये बिल्कुल 10 मीटर प्रति सेकंड पे देख लें तो हो सकता है इसकी वैल्यू अच्छी आ जाए, और अगर इसकी वैल्यू अगर हम देखने जाएं तो इसमें टीसी का प्रभाव हो सकता है उसकी वैल्यू कम आ जाए। तो क्यों? क्योंकि अधिकतर पर अब अगर क्या होगा, अगर आप मान लो वो जो लिमिटिंग वैल्यू थी ना, मान लो अगर आपने इसमें वो V का मान निकाला, उसका मान आया Tmax/3m, ये था, इस वैल्यू पर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन करेगा। अब सपोज ये मान आ जाता है आपके आप मान लो 65 मीटर प्रति सेकंड आया पट्टे का वेग। अब बच्चे बोलेंगे तो सर मैं 65 पे ही क्यों चलाऊं, मैं 65 पे ही क्यों चलाऊं, मैं तो सर 75 पे चला दूं ना, मेरे को ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, मैं 75 पे चला दूं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। भाई अगर ये चीज़ें ना बदले तो P प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो सर अगर इसका मान 65 आया और मैं 75 पे चला दूंगा तो मेरा पावर ट्रांसमिशन तो बढ़ना चाहिए ना, वो क्यों कम होगा? तो लाला मेरे वो इसलिए कम होगा क्योंकि आप अजम्पशन भूल चुके हैं, और अजम्पशन मेरे क्या है, अजम्पशन मेरे ये है कि ये ठीक लिमिटिंग स्थिति पे काम कर रहा है। हो सकता है उसके बाद या तो आपका पट्टा फिसल जाए, जो मेरा ठीक पॉइंट ऑफ स्लिप पे काम कर रहा था। अगर आपकी टेंशन का मान बढ़ गया ना, T1 और T2 का मान, तो पट्टा स्लिप हो जाएगा अगर अंतर थोड़ा भी बढ़ गया तो, क्योंकि ठीक लिमिटिंग फ्रिक्शन पे काम कर रहा है। और फिसल गया, अगर आपने पुलिस से पट्टा फिसला दिया तो भले पट्टा तो तेज घूम गया लेकिन वो पावर कहां ट्रांसमिट हो पाई। उसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। सपोज ये आपके साइकिल का वो चक्का है जिस पे पेडल आप मारते हैं, ये एक पेडल रहा, ये दूसरा पेडल रहा, आप ऐसे पेडल मार रहे हैं, और ये पीछे वाला वो चक्का है जिससे आपका पीछे का व्हील जुड़ा हुआ है। अब इस पर अगर चेन की जगह मैं बेल्ट लगा दूं, क्या लगा दूं, मैं चेन की जगह बेल्ट लगा दूं, तो जब तक आप उस पेडल को मार रहे हैं और वो बेल्ट स्लिप नहीं हो रही तब तक वो क्या कर रही है, पीछे के पहिए को घुमा पा रही है, आपकी साइकिल को बढ़ा पा रही है। लेकिन अगर आपने अचानक से उसको पेडल को तेज मारना शुरू कर दिया और इसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहा, पट्टा स्लिप होने लग गया, तो भले आप बेल्ट तेज घुमा रहे हो, क्या आपकी साइकिल तेज भागेगी, क्या नहीं भागेगी, क्योंकि वो तो स्लिप हो चुका है। वो आपकी पावर जहां तक जरूरत है पीछे के पहिए तक पहुंच नहीं पा रही, ये स्लिप करने लग गई। तो इस बात को आप यहां से समझ सकते हो कि वो पट्टे मारने का या तेज घुमाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों लिमिटिंग केस है। मैं 65 की जगह 75 अपनी वेलोसिटी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि वो लिमिटिंग वाला केस है। और दूसरा लिमिटिंग वाला केस क्या है कि आपका ये जो है ना, ये टी मैक्स पे आ चुका है। मैंने बोला था कि जो पट्टे की जो मैक्सिमम टेंशन है ना, वो जो परमिसिबल लिमिट है वहां तक पहुंच चुकी है। मतलब ये T1 प्लस TC की वैल्यू टी मैक्सिमम तक आ चुकी है। अगर ये 500 न्यूटन तक का टेंशन झेल सकेगा ना ये पट्टा, तो ये वैल्यू हम वहां तक मान चुके हैं। अगर आपने तेज घुमा के इसको 505 करने की कोशिश करा ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पट्टा टूट जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ पट्टा मैकेनिकल रूप से फेल हो जाएगा। मैकेनिकल रूप से मतलब फेल हो सकता है इसमें जो एक्सपांशन है अब वो ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा होने के कारण मेरा ये पट्टा ढीला हो जाए। भाई लंबाई में वृद्धि हो गई तो पट्टा ढीला हो गया। पट्टा ढीला हो गया तो यहाँ पे जो मुझे रिएक्शन मिल रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पट्टा टाइट है इसलिए रिएक्शन मिल रही है। अब पट्टा अगर ढीला हो गया तो ये रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। रिएक्शन की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन पे ही तो डिपेंड कर रहा है मेरा फ्रिक्शन फोर्स μn। अब अगर n का मान कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो मेरा पट्टा फिर से स्लिप होने लग जाएगा। दिखेगा अल्टीमेटली आपको स्लिप ही, चाहे इधर एक्सपांशन बढ़ने के कारण वो पट्टा टूटेगा नहीं। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि 500 से ज़्यादा निकाल दिया तो पट्टा टूट जाएगा। फ्रैक्चर किसी भी चीज़ का फेल हो जाने का मतलब टूटना ही नहीं होता, लेकिन फेल होने का मतलब वो हमारा मकसद जो पूरा होना था अब वो पूरा नहीं कर रही। तो हो सकता है पट्टा टूट जाए, हो सकता है पट्टा ना भी टूटे, उसमें एक्सपांशन ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, वो उसका प्रभाव क्या होगा, स्लिप हो जाएगी। तो हमने देखा। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या, कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो शक्ति पावर ट्रांसमिशन हो रहा होगा उसका वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हम देख चुके हैं। अब एक चीज़ और बची है, छोटी सी है, उसे भी अब हम लोग देख के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब छोटी सी वो चीज़ क्या है, वो है साहब इनिशियल टेंशन, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी। अब इनिशियल टेंशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ये मेरी क्या है, बेल्ट ड्राइव है, ठीक है। अब ये बेल्ट ड्राइव जब मैंने लगाई तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको लूज़ लगाऊंगा तो वो खींचेगी ही नहीं, इसके ऊपर से स्लिप होकर आएगा पट्टा। तो मैं इसको शुरू में थोड़ी सी टेंशन दूंगा, मतलब इसमें थोड़ी सी टेंशन देनी पड़ेगी। अब ये कहीं घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। अब ये शुरू में टेंशन दिया तो इधर की तरफ जो टेंशन है वो T0, और इधर की तरफ भी जो साइड में टेंशन है वो भी क्या है, T0। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेंशन के कारण मैं जानता हूँ कि किसी भी ब्लॉक को अगर हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इधर जितनी लंबाई में वृद्धि हुई है उतनी लंबाई में इधर वृद्धि हुई है, क्योंकि ये खींचा हुआ है, खींच के मैंने इसको लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता हूँ साहब, मैं इसको चलाना स्टार्ट करता हूँ पुली को। ये मेरा ड्राइवर है, ये क्या है, मेरा ड्रीवन। अब देखो, अब मैं इस पुली को घुमाना स्टार्ट करता हूँ, मेरा ये जो भी बेल्ट ड्राइव का सिस्टम है उसको घुमाना स्टार्ट करता हूँ। जब मैं उसको घुमाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ T0 की जगह पे टाइट साइड में मेरा जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, टाइट साइड में मेरा टेंशन हो जाएगा T1। ये T0 से बढ़कर हो गया T1, मतलब इसमें एक्सेस कितना हुआ, T1 माइनस T0, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, स्लैक साइड में, ढीली साइड में T2। तो इधर कमी कितनी आई, इधर कमी आई थोड़ी सी, वो कितनी आई, T2 हो गया। तो T0 से घट के कितना हो गया, T2। अब देखो यहाँ पे मान लो ये एक ब्लॉक था, ठीक है। इसको मैंने पहले T0 से खींच रखा था, वैसे ही समझना, ये पट्टा है, ब्लॉक मतलब पट्टा। इसको मैंने पहले T0 से खींच रखा है, उसके कारण इसकी लंबाई में थोड़ा बहुत एक्सपांशन हुआ होगा, और वो टोटल लंबाई कितनी है, L। ये L लंबाई क्या है, ये L लंबाई है पट्टे की लेंथ पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब क्या होगा साहब, अब क्या हुआ, अब मैंने इसको दो केस कर दिए, मैंने इसके आधे आधे दो टुकड़े, आधे क्यों, क्योंकि आधा पट्टा मेरा स्लैक साइड में, आधा पट्टा मेरा टाइट साइड में, तो मैं आधे पे कंसीडर करता हूँ L/2 और इधर L/2। अब दो केस देखना, आधा टुकड़ा मेरा आधा टुकड़ा प्रभाव में है किसके, T1 के, उधर टेंशन कितनी है, T1, और मेरा बचा हुआ आधा टुकड़ा प्रभाव में है किसके, T2 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो T1 का मान, जो टाइट साइड में T1 का मान है T0 से ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रसार और होगा, क्योंकि भाई T0 से भी ज़्यादा का बल लगा दिया आपने, तो इसमें थोड़ा सा प्रसार और होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें प्रसार हुआ, और T2 की वैल्यू T0 से कम है, तो मतलब ये पहले जितना खींच रहा था अब थोड़ा कम खींचेगा, तो मतलब इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
पहले की लंबाई की तुलना में इसमें थोड़ी लंबाई की कमी आ जाएगी, लेकिन ये जो लंबाई बढ़ी और ये जो लंबाई कम हुई, ये दोनों मिला के अभी भी तो टोटल लंबाई तो एल ही रही ना, एल ही रही। तो इसकी लंबाई में जितनी वृद्धि हुई वो लंबाई में, इस साइड में जितनी लंबाई में एक्स्ट्रा वृद्धि हुई वो इधर जितनी कमी हुई थी, क्योंकि ये थोड़ी सी कमी हुई ना, उसके बराबर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तभी तो टोटल लंबाई में कोई चेंज नहीं आया, इधर जितनी वृद्धि हुई उधर इतनी कमी हो गई, इसीलिए तो टोटल लंबाई में कोई चेंज नहीं आया। तो लंबाई में वृद्धि के लिए जितना फोर्स आवश्यक था और उतनी लंबाई में कमी हुई है, तो उसके लिए फोर्स में कमी भी उतनी हुई होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने देखा था डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए ही, ये हम फॉर्मूला जानते थे। मतलब जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। मतलब जितनी लंबाई में वृद्धि हुई वो लंबाई में कमी के बराबर है। मतलब लंबाई में वृद्धि के लिए जितना बल चाहिए था और लंबाई में कमी समान है, तो उसमें बल में जो कमी हुई है वो बराबर है। तो मैं क्या इन दोनों को बराबर कर सकता हूं क्या कि T1 ये जो एक्सिस फोर्स पैदा हुआ वो जितनी कमी आई T0 माइनस T2 ये बराबर है। अब ये बराबर है तो इनको आपस में इधर उधर कर लो। ये T1 वो माइनस का इधर आया तो प्लस T2 और ये उधर गया तो T0 प्लस T0। अच्छे शब्दों में बोल दो तो 2T0 बराबर T1 प्लस T2, या फिर T0 बराबर T1 प्लस T2 अपॉन 2। ये एक सूत्र है, कुछ नहीं है, कि इनिशियल टेंशन की वैल्यू कितनी होती है T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है ना। अब ये तो वो है जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं किया। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में TC और जोड़ दो और इस साइड में भी TC और जोड़ दो, तो यहाँ पे TC और TC जोड़ के 2TC आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2TC आ जाएंगे, वो 2TC आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, ठीक है ना, 2TC। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे तब तो आपके क्या आ जाएगा, इनिशियल टेंशन कितनी आ जाएगी, इतनी। और जब आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करेंगे तो आपकी इनिशियल टेंशन कितनी आ जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस 2TC अपॉन 2। तो ये था जो आपको ध्यान रखना है। अब उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो अधिकतर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब केवल और केवल बस डेरिवेशन बचे हैं 4 चीज़ों के, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अन्यथा इनसे संबंधित प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।